जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्नों का निचोड़ प्रश्न है और ये सारा का सारा वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, यहाँ से हम 80 प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा और अंत में आप अपना कुल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न को टच किया। इससे आपका प्रैक्टिस पता चल जाएगा कि आपका क्या तैयारी है और क्या तैयारी नहीं है। तो चलिए, हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला प्रश्न साइंस का है हमारा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रधान अक्ष, बी है मुख्य फोकस, सी है वक्रता त्रिज्या और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रधान अक्ष। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए दिया है उत्तल दर्पण, बी दिया है अवतल दर्पण, सी दिया है समतल दर्पण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक बात याद रखना है कि जब भी प्लस यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली पॉजिटिव कह दे तो समझ लेना कि उत्तल दर्पण, अगर निगेटिव कह देगा तो समझ जाना है क्या है कि वह अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है कि सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है लाल, बी में दिया है नीला, सी है पीला और डी है बैगनी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लाल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे कम पूछेगा तो बैगनी कहना है और सबसे अधिक पूछेगा तो लाल कहना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो हमारा दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन ए दिया है रेटिना, बी दिया है पुतली, सी दिया है कर्निया और डी दिया है आइरिस। आपका सही जवाब है रेटिना। जब तक रेटिना पर कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक उसको हम सही से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 प्रश्न क्लियर हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो 5 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है पानी, बी है लोहा, सी है कांच, डी है निर्वात। तो हमका सही जवाब हो जाएगा निर्वात। डी हमारा सही आंसर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, प्रकाश की चाल पूछ देगा तो ये बता देना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, या डी नंबर हमारा है केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो इससे संबंधित कुछ बात आपको हम बताते हैं। तो दूर दृष्टि वाला की अगर बात किया जाए तो समझ लें कि निकट के दिखाई नहीं देगा। दूर की अगर बात की जाए तो निकट का दिखाई नहीं देगा, अगर निकट की बात की जाए तो दूर का दिखाई नहीं देगा। ध्यान में रखेंगे, जिसमें दूर दृष्टि हो जाएगा तो वह निकट की वस्तु को नहीं देख सकेगा, दूर वाला वस्तु को देख सकेगा। अगर जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वह दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है और निकट की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, इससे संबंधित एक बार और हम आपको बता देते हैं कि जब भी निकट दृष्टि की बात की जाए, निकट कितना अक्षर का दिखाई दे रहा है, 3 अक्षर का दिखाई दे रहा है। तो जब इसका इलाज की अगर बात किया जाएगा तो 4 अक्षर वाला लेंस का उपयोग करेंगे, यानी कि अवतल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अवतल समझ में आ रहा है ना। अगर वही बात कह दीजिए कि दूर दृष्टि दोष जिसको हुआ है, दूर दृष्टि दोष, तो अगर दूर वाला 2 अक्षर का दिखाई दे रहा था इलाज के लिए 3 अक्षर, ध्यान में रखेंगे 2 अक्षर पर 3 अक्षर और 3 अक्षर पर 4 अक्षर। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर दूर दृष्टि वाला है तो दूर के लिए क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे इस बात को कि अगर निकट दृष्टि 3 अक्षर वाला बीमारी होगा तो 4 अक्षर का इलाज, और 2 अक्षर की बीमारी होगा तो 3 अक्षर का इलाज। याद रखना इस बात को एकदम ध्यान में। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन हम क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण होगा। एक अभिसारी किरण पुंज कहाँ पे परावर्तित होती है? समतल दर्पण पर, ठीक है, समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी, समांतर या अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा वो समांतर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर जो 8 है वो कह रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारे तो इसका क्या नहीं होगा? एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारे तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए दिया है अपवर्तन नहीं होगा, बी दिया है विचलन, और सी दिया है वर्ण विक्षेपण, और डी दिया इनमें कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। जब एक वर्णी किरण गुजारेंगे तो उसमें से वर्ण विक्षेपण की क्रिया नहीं हो सकता है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, क्या होती है? धनात्मक होती है, सॉरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है धनात्मक, सी दिया है अनंत, और जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो लेंस कौन है वो देख लेना है। लेंस यहाँ पे क्या है? उत्तल है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो कितनी बार अपवर्तन होगा? 2 बार होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? अरे कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो हम बोर्ड वगैरह में स्विच लगाते हैं वो किस प्रकार के तार में लगाया जाता है वो देखना है हमको। ऑप्शन ए दिया है भूयोजित तार, बी दिया है ठंडे तार में, सी दिया है गर्म तार, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मेन लाइन आता है उसमें 2 प्रकार के वायर लाया जाता है, तो एक गर्म होता है एक ठंडा होता है, ठीक है। तो ठंडा तो अर्थिंग कहते हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो गर्म होता है वो मेन होता है, उसमें से करंट का ज्यादा फ्लो होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? गर्म तार, यानी कि सी के साथ जाएगा, यानी गर्म तार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जूलाम पर कूलम कहलाता है, जूल पर कूलम कहलाता है। तो ऑप्शन ए दिया है वाट, बी दिया है एम्पियर, सी दिया है ओम, और डी जो है देख सकते हैं वोल्ट है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया है टेस्ला, बी दिया है फैराड, सी दिया है वेबर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका सही जवाब है वो हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए दिया है उष्मीय प्रभाव पर, बी दिया है रासायनिक प्रभाव पर, और सी दिया है चुंबकीय प्रभाव पर। आपका जो और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डायनामो बदलता है, डायनेमो जो है वो बदलता है किसको? अब देखते हैं। ऑप्शन ए दिया ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो डायनामो का जो कार्य है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक के रंग पर निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है प्रकीर्णन, बी दिया है अपवर्तन, सी दिया है परिवर्तन, और डी दिया है वर्ण विक्षेपण। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न कह रहा है एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। एक मोटर कार में पक्षदर्शी यानी कि साइड मिरर, जिसको हम कह सकते हैं कि पीछे देखने वाला मिरर जो हो, उसको पक्षदर्शी दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, तो पक्षदर्शी दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, जो इमेज उसमें बनता है, वो कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, या वस्तु के तुल्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? वो जो प्रतिबिंब बना होता है वो वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। अगर बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा तो एक ही आदमी का फिगर दिखाई देगा, पीछे वाले जितने भी रहेंगे वो सारा का सारा दिखाई हमको नहीं देगा। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर वहीं पर अवतल दर्पण लगा दिया जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो मोटर कार के पक्ष यानी साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ध्यान में रखेंगे इस बात को, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है काफी विस्तृत होता है, दूर की वस्तु को भी ये दिखा देता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 18 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत वाहक बल से अधिक, बी दिया है विद्युत वाहक बल से दोगुना, सी है विद्युत वाहक बल से कम, या इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विद्युत वाहक बल से अधिक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 19। तो जो प्रश्न नंबर 19 है वो क्या कहता है उसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 हमारा सामने स्क्रीन पर दिख रहा है और एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए आवर्धन होगा। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए आवर्धन होगा। ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 1/2 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन को आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए दिया है सल्फर, बी दिया है कार्बन, डी दिया है नाइट्रोजन और इनमें सभी। तो जीवाश्म ईंधन जलेगा तो सल्फर के भी ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन के भी ऑक्साइड बनते हैं और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड बनते हैं। यानी इससे कहने का मतलब है कि डी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि सभी हमारा आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए दिया है ओम मीटर, बी दिया है ओम, सी दिया है ओम पर मीटर, डी दिया है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज में आ जाता है, पूछ देगा प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोधकता दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता कहेगा ना तो ओम मीटर कहना है, अगर प्रतिरोध कह देगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर सिर्फ प्रतिरोध पूछेगा तो ओम और प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है वाट, बी दिया है जूल, सी दिया है वेबर और डी दिया है वोल्ट। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वेबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन ए दिया है वक्र रेखा में, बी दिया है वृत्त में, सी दिया है अनिश्चित तरीके से, डी दिया है सरल रेखा में। तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा सरल रेखा में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख सकते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णजी किरण गुजारे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न। ठीक है, 25 नंबर जो प्रश्न है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन ए दिया है 1.6 गुने 10 के पावर -20 कूलम, बी दिया है 1.6 गुने 10 के पावर -18 कूलम, सी दिया है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यहाँ पर माइनस है ध्यान में रखना है,
और डी दिया है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 17 कूलम। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक दशमलव छः गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम किस में होता है? ऋण में होता है, यानी कि माइनस में होता है। ठीक है, अगर वही प्रोटॉन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? एक घोल, ठीक है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उस जो घोल है उसका पीएच मान कितना होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 9, सी दिया है 7 और डी दिया है 10। तो एक बात हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि लिटमस पत्र को जो घोल है वो क्या करता है? लाल कर देता है। तो जब लाल कर देता है तो इसका मतलब वो अम्ल कैसा है? अरे सॉरी, वो जो विलयन है वो कैसा है? अम्लीय है। जब अम्लीय विलयन रहेगा तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से इसमें कम कौन है? 2 है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। और 7 के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षारीय यानी कि भास्मिक हो जाएगा। 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है कि भास्मिक होता है। अगर 7 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? यानी कि उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितने होते हैं इसमें? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है 23, बी दिया है 26, सी दिया है 25 और डी दिया है 24। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 26 ऑप्शन बी, यानी कि एफ ई इसका संकेत भी ध्यान में रखेंगे 26 होता है। ठीक है, लोहा का आयरन होता है लेकिन इसका लैटिन नाम फिर एफ ई से होता है, फिर एफ ई होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे एफ ई हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर जो प्रश्न है, सल्फर परमाणु की ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6 और डी दिया है 7। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि कितना होता है। जैसे कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। सल्फर होता है, सल्फर का 16 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा? 4। देख सकते हैं 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 4 16। तो अंतिम सेल यही ना है, तो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम देख सकते हैं 4 2 कितना हो गया? 6। तो पूछा क्वेश्चन यही ना है कि हमारे यानी कि सल्फर के परमाणु ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या, 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है जस्तीकरण, बी दिया है एनोडीकरण और सी दिया है समृद्धीकरण और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एनोडीकरण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए दिया है CH4, बी दिया है C2H6, सी दिया है C2H4 और डी दिया है C3H8। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा C2H4। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए दिया है CaOH2, बी दिया है CaOCl2, सी दिया है CaCO3, डी दिया है क्वेश्चन में दिया HCO3 या फिर होल करके 2 दिया है। इसका जो सही जवाब है वो जाएगा CaOCl2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्पाद, बी अभिकारक, सी ए और बी यानी कि दोनों, ए और बी दोनों कह सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है टूथपेस्ट होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से सभी? तो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। तो 34 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है?
ऑप्शन ए दिया है CHO, बी दिया है CO, डी दिया है सी दिया है COOH और डी दिया है O। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा COOH, यानी कि कार्बनिक समूह है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, CO, SO2 या Cl2? आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा SO2, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, निकेल की परमाणु संख्या होती है? निकेल की परमाणु संख्या होती है, ऑप्शन ए दिया है 27, बी दिया है 28, डी दिया है 29 और डी दिया है 30। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 28 निकेल, यानी जिसका संकेत होता है उसका परमाणु संख्या 28 होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 37 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा कह रहा है, तो 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 37 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबाया गया। एक जांच परख नली के लिए मतलब जांच करने के लिए विलयन में क्या किया जाता है? एक लोहे का कील डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। आधा घंटा के बाद उसको देखा जाता है कि जो विलयन का रंग है वो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो चुका है, बदल चुका होता है। तो उस जांच परख नली में विलयन था, कैसा विलयन था? ऑप्शन ए दिया है ZnSO4, बी दिया है CuSO4, बी दिया CuSO4, सी दिया है FeSO4 और डी दिया Al2SO4 और कोष्ट करके 3। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा FeSO4, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से जो प्रश्न है वो कह रहा है 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए है C2H6, बी है CH4, सी है C2H2 और जो डी है वो है C2H4। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा C2H4, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न, हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? ऑप्शन ए है गंधक का, बी है फास्फोरस का, सी है सिलिकॉन का और डी है कार्बन का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन का, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है 2 मीटर और यहाँ पर दो सेमी कर 2 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 5 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 0.5 मीटर और डी दिया है 2 मीटर, यानी कि यहाँ पर दोनों एक जैसा ही ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं 7 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है आपका वो क्या हो जाएगा? 2 मीटर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम लोहे में 2 मीटर तार बनाया जा सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है? निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है? ऑप्शन ए दिया है बेंजीन, बी दिया है मीथेन, सी दिया है ग्लूकोज और डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ग्लूकोज। जल में क्या होता है? विलय होता है, नहीं कि घुल जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन अमलगम है? निम्नांकित में कौन अमलगम है? ऑप्शन ए है CuZn, PbSn और Cu फिर Sn और Na फिर Hg। ठीक है, आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि Na और Hg। Na होता है सोडियम, Hg मतलब मरकरी। ध्यान में रखेंगे, Hg पूछता है परमाणु संख्या तो 80 होता है और जो Na है उसका परमाणु संख्या 11 होता है। ध्यान में रखना है इस बात को। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है एथेन, बी है एथिन,
सी है एथाइन, डी है इनमें से कोई नहीं। तब का जो सही जवाब है वो हो जाएगा एथिन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो 44 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि ब्यूटेनोन का अणुसूत्र CH4H8O है, इसकी क्रियाशील समूह है। ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है। ऑप्शन ए दिया है एल्डिहाइडिक, बी दिया है कीटोनिक, सी दिया है एल्कोहलिक और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एल्डिहाइडिक, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 7। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी यानी कि 3। 46 नंबर सिनेबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया है Mg, यानी कि क्या होता है Mg मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम Al, Fe मतलब आयरन, Hg मतलब मरकरी, यानी कि Hg का हमारा सही जवाब हो जाएगा मरकरी 80। Hg 80 हम बताएं आपको पहले भी इसके क्वेश्चन में। तो ये जो सिनेबार है किस धातु का अयस्क है, यानी कि Hg यानी मरकरी का अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर। तो 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन दिया है ए द्रवण विधि, बी दिया है निस्थापन विधि, सी दिया है हाथ से चुनकर और डी दिया है फेन उत्प्लावन विधि। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी यानी कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 48 नंबर प्रश्न जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए दिया हाइड्रोजन, बी दिया ओजोन, सी दिया ऑक्सीजन, डी दिया इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धातुई गुण वाला है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धातुई गुण वाला है। दिया क्लोरीन, सोडियम यानी कि N, पी यानी फास्फोरस और डी दिया है एस एन सल्फर। आपका जो सही जवाब है वो इसमें सबसे अधिक धातु वाला गुण जो है एन है, यानी कि सोडियम, यानी कि बी ऑप्शन आंसर सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नीला थोथा तुतिया जिसको कहा जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है Na2CO3 10H2, बी है CuSO4 5H2O, सी है CaCO3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा CuSO4 5H2, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, यानी कि इसमें किसमें प्रदूषण नहीं है ये देखना है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी नहीं। तो पवन ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त है, सौर ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त है, जल विद्युत ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 52 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है। ऑप्शन ए दिया है C3H8, बी दिया है C3H4, सी दिया है C2H6 और डी जो है CH4 है। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा C3H4, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। तो जो 53 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी बेंजीन। आपका सही जवाब हो जाएगा बेंजीन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं अपमार्जक, बी है साबुन, सी है प्लास्टिक, डी है रबड़। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो साबुन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है N², बी है
और ए है एन स्क्वायर, बी है एन स्क्वायर बाई 2 और सी है 2n स्क्वायर और डी है एन स्क्वायर प्लस 1। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2n स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 56 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 56 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि साइटोन का आकार होता है। साइटोन का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए है ताराकार, बी है गोलाकार, सी है त्रिभुजाकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ताराकार। ऑप्शन ए आंसर होगा। 57 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीटोसिन, बी दिया है एथिलीन, सी दिया है साइटोकाइनिन, डी दिया है ऑक्सिन। तो एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया, कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? रक्त मतलब खून होता है। ऑप्शन ए है श्वास नलिका में, बी है यकृत में, सी है वृक्क में, डी है फेफड़ा में। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा यकृत, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक हो सकता है? ऑप्शन ए दिया है तापमान, बी दिया है कवक, सी दिया है वायु और डी दिया है मृदा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी कवक। ऑप्शन बी आंसर सही है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है। ऑप्शन ए है बीज, बी है जाइगोट, सी है शुक्राणु, डी है अंडाणु। तो जाइगोट बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 61 नंबर, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन ए है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, बी है पत्तियों में, सी है छाल में, डी है सभी में। तो पादप अपशिष्ट क्या होते हैं? कोशिकीय रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, छाल में भी पाए जाते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सभी में। ठीक है, चलिए आगे 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। ऑप्शन ए 130 mm, ऑप्शन बी 120 mm, ऑप्शन सी 100 mm या ऑप्शन डी 80 mm। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 80 mm। ऑप्शन डी सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। ऑप्शन ए असमजात अंग, बी समजात अंग, सी ओसेसी अंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समजात अंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। जल संवहन ऑप्शन ए है, बी है एमिनो अम्ल संवहन, सी है ऑक्सीजन संवहन, डी है भोजन संवहन। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भोजन संवहन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर। चलिए 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 65 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 28, बी है 36, सी है 32 और डी है 34। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 32। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 66 नंबर प्रश्न, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए है नरलिंग हार्मोन, बी है मादालिंग हार्मोन, सी है पाचस रस, डी है इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा नरलिंग हार्मोन। ऑप्शन ए सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको हम कहते हैं क्या? ऑप्शन ए तंत्रिकाक्ष शिरा, बी तंत्रिका, सी डेंड्राइट्स, डी कोशिका पिंड। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डेंड्राइट्स। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है लामार्क, बी है चार्ल्स डार्विन,
सी है ग्रेगर जॉन मेंडल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, ऑप्शन ए है। बी है सूर्य की रोशनी पर, सी है क्लोरोफिल पर, डी है इनमें सभी। तो इस प्रकाश की अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है? सूर्य की रोशनी पर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। ऑप्शन ए है मूत्र मार्ग से, ऑप्शन बी है मूत्र वाहिनी से, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों से, मूत्र मार्ग से भी और मूत्र वाहिनी से भी। अगला प्रश्न है 71 नंबर, कह रहा है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? नहीं, ऑप्शन ए है कोशिका है, पदार्थ है, उत्तक है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए है वर्तिका, बी है वर्तिकाग्र, सी है अंडाशय, डी है पुंकेसर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी है विजमैन, सी है चार्ल्स डार्विन और डी है लमार्क। आपका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न, तो जो 74 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए ग्रास नली, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी अमाशय। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? छोटी आंत होता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए दिया है गर्भाशय, बी दिया है शुक्रवाहिका, सी दिया है डिंब वाहिनी और डी दिया है अंडाशय। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 76। तो प्रश्न नंबर 76 क्या कहता है? कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन ए है मक्खी, बी है पक्षी, सी है मनुष्य और डी है इनमें कोई नहीं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 77 देखते हैं। अरे मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2 से 3 महीने, बी है 20 से 30 दिन, सी है 4 महीने से अधिक और डी है 12 से 20 दिन। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 12 से 20 दिन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है रॉबर्टसन, बी है डार्विन, सी है रॉबर्ट हुक और डी है ब्राउन। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 80 नंबर, यानी कि जो आज का सबसे लास्ट प्रश्न है, पर कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो चलिए ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज, बी दिया है हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79। करेक्ट, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कोशिका विज्ञान, बी है ऊतक विज्ञान और सी है आनुवंशिकी विज्ञान।
और डी है साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कोशिका विज्ञान, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन और डी है फैटी एसिड। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 80 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए आप लोग फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो चलिए, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।